नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 21 फरवरी और आज हम बात करेंगे लूसेंट बूस्टर सीरीज पे। लूसेंट का जो बूस्टर सीरीज चल रहा है, लूसेंट का जो आप लोगों ने डिमांड किया था कि लूसेंट, क्योंकि बिहार पीसीएस की परीक्षा में लूसेंट से क्वेश्चन बहुत आते हैं और आप लोगों से कमिटमेंट किया गया था कि लूसेंट का सीरीज चालू किया जाएगा। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो 5 टॉपिक जो है हमने आज चूज किया है, जो आप लोग को बताया भी गया था कि संगम युग से लेके राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति तक का टॉपिक जो है उसी से क्वेश्चन भी उठाए गए हैं और उसी से आज पूछे भी जाएंगे क्वेश्चन, जिसमें संगम युग, गुप्त साम्राज्य, वाकाटक साम्राज्य, पुष्पति वंश, दक्षिणी भारत के प्रमुख राजवंश और सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय, राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति, इन सभी मुद्दों पे जितने क्वेश्चंस बनते हैं तो जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों के सामने क्वेश्चन दिया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक रेड कलर का बटन होता है, उसी को क्लिक करना होता है, सब्सक्राइब हो जाएंगे। और बिहार पीसीएस का या किसी भी परीक्षा का अगर टेस्ट देना हो तो युक्ति आईएएस का एप्लीकेशन भी है, जो गूगल के प्ले स्टोर से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल के प्ले स्टोर पर युक्ति आईएएस लिखेंगे तो ऐसे ही रेड कलर का युक्ति आईएएस का लोगो खुल के आएगा। वहां पर जाके युक्ति आईएएस सर्च करेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर, अपना नाम और ईमेल आईडी डाल के आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और जो भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, चाहे वो वनडे एग्जाम का हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे स्टेट पीसीएस का हो, वो कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लोग घर बैठे ही लेकर अपनी परीक्षा को देख सकते हैं। देखिए 67 बीपीएससी का पीटी का टेस्ट लगातार चल भी रहा है। 21 टेस्ट है, 199 प्राइस है इसका। इसमें एनालिसिस भी आपको मिलेगा, सबसे बेहतरीन ये है। तो जिनको भी इनरोल होना है इनरोल हो सकता है। 67 बीपीएससी मेंस का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट जिसको भी लेना हो वो लोग इनरोल हो सकते हैं। और यूपीएससी का भी टेस्ट सीरीज चल लगातार, सारी टेस्ट सीरीज है। ऐप पर जाएंगे तो हजारों टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे। जो इंस्टॉल कर सब्सक्रिप्शन लेना है वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ लूसेंट का 199 का बूस्टर है एमसीक्यू का, जैसे लिखा भी गया है, इससे बाहर कुछ भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन इसी से मिलेंगे। जो आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है इनफ है आपको परीक्षा के लिए, बिहार पीसीएस की खास करके परीक्षाओं के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है चंद्रगुप्त का नामकरण, पहला क्वेश्चन ही है, सेंड्राकोटस निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया, किया गया नहीं दिया गया है, यहां पर दिया है इतना तो समझ ही सकते हैं, किसके द्वारा दिया गया। यही क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त का नामकरण सेंड्राकोटस निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए है विलियम जॉन्स, ऑप्शन बी है जस्टिन, ऑप्शन सी है मैगस्थनीज, ऑप्शन डी है निकेटर और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं और एक से अधिक। अब बताइए चंद्रगुप्त का नामकरण सेंड्राकोटस, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य, आज मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये आंसर का क्वेश्चन का सही आंसर जो है जस्टिन के द्वारा दिया गया। आंसर इज बी, बी फॉर बॉय जो है आंसर इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। यह मौर्य वंश का संस्थापक था। रोमन इतिहासकार जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्राकोटस कहा, जबकि इसकी पहचान विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त के रूप में की है। विशाख दत्त, यहाँ दर्द नहीं है, विशाख दत्त है मुद्रा राक्षस जिसके द्वारा लिखा गया। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। वृषल का मतलब होता है निम्न कुल से उत्पन्न, निम्न कुल में जन्म, ये सब। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो नामकरण सेंड्राकोटस किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा उसे कहा गया, चंद्रगुप्त के रूप में पहचान की गई है, किसके द्वारा उसे एक वृषल कहा गया है, वृषल शब्द का किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त का नामकरण सेंड्राकोटस जो है वो जस्टिन, एक इतिहासकार थे, रोमन इतिहासकार थे, उनके द्वारा दिया गया है। सेंड्राकोटस के रूप में पहचान की गई है विलियम जोन्स के द्वारा। और विशाख दत्त मुद्रा राक्षस की जिन्होंने पुस्तक लिखी, मुद्रा राक्षस द्वारा लिखित कृत खास विशाख दत्त जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया। वृषल का मतलब यहाँ पे है निम्न कुल से उत्पन्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर बी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है। वैसे भी यूपीएससी की परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, अशोक का जहां जिक्र ही हो गया वो क्वेश्चन वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अशोक तो महान शासक भी थे। गुर्जरा अभिलेख, नेतिरू अभिलेख, मास्की अभिलेख, उड़े गुलाम अभिलेख, तो ये सारा दिया हुआ है। और उससे पूछा कि किसमें अभिलेख मिलता है। बिहार पीसीएस की परीक्षा में सबसे खूबसूरती है कि एक ऑप्शन ई ऑप्शन होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। अब इसमें लिखा है कि किसमें अशोक का उल्लेख मिलता है। तो गुर्जरा अभिलेख, नेतुर अभिलेख, मास्की अभिलेख, उड़े गोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, यानी कि चारों में मिलता है। इसलिए जब चारों में मिलता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई फॉर एलिफ, ई ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तथा कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के कगनहल्ली प्रांत
ये प्राप्त नहीं है। प्रांत उर्वाधर मूर्ति शिल्प शिलालेखों में अशोक के प्रस्तुतिरूपण चित्र के साथ राजा अशोक का नाम भी उल्लेखित मिलता है। तो ये भी बड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, अशोक का भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अशोक से भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो इसको भी देख लीजिए, गुर्जर अभिलेख, नेतुर अभिलेख, मास्की अभिलेख, उड़गोलम अभिलेख, सभी में इसका नाम अशोक मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई फॉर ई। तीसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में वर्णित विभिन्न तीर्थंकर में समहर्ता शब्द का वर्णन निम्नलिखित में किस रूप में किया है? समहर्ता शब्द का वर्णन अर्थशास्त्र जो है, इकोनॉमी जो है, वो विभिन्न वर्णित तीर्थंकर में समहर्ता शब्द, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समहर्ता शब्द का वर्णन किस रूप में किया गया है? क्या राजकीय कोषाध्यक्ष के लिए शब्द का प्रयोग किया गया है, जैसे आज है एसपी है, दरोगा है, लेखपाल है, कानूनगो है, एसडीएम है, तो वैसे ही अगर उस जमाने की बात किया जाए तो समहर्ता शब्द का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो ए है राजकीय कोषाध्यक्ष, बी है आय का संग्रहकर्ता को कहते थे, संग्रहकर्ता को कहते थे, तीसरा सी है कमिश्नर को कहते थे, डी है उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष जो होता था उसको कहते थे, आखिर किसे कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आय का संग्रहकर्ता। जो आय को संग्रह करता है उसी को समहर्ता शब्द का प्रयोग उस अर्थशास्त्र में किया गया है। तो अर्थशास्त्र में वर्णित विभिन्न तीर्थंकर में समहर्ता का वर्णन आय का संग्रहकर्ता के रूप में किया गया, जबकि राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता कहा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य राजस्व के रूप में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को राजा के कोषागार में जमा करने वाला प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्य करना था। ठीक है, तो इस पर कंफ्यूजन मत रखिएगा। समहर्ता का मतलब होता है आय का संग्रहकर्ता, जो आय को कलेक्ट करता है उसे ही आय का संग्रहकर्ता कहते हैं, तो इसे ही कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है देखिए, चेदी राजवंश का वर्णन। 4 क्वेश्चन है, चेदी राजवंश का वर्णन निम्नलिखित में से किस अभिलेख में के द्वारा प्राप्त होता है? चेदी राजवंश का वर्णन निम्नलिखित में से किस अभिलेख के द्वारा प्राप्त होता है, यही क्वेश्चन है। तो बात करते हैं, हाथी गुम्फा अभिलेख, श्री घोड़ा का राजीवंशी अभिलेख, मनसेरा अभिलेख, मास्की अभिलेख, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसी में चेदी राजवंश का वर्णन जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। तो सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में चेदी राजवंश का उदय हुआ, जिसकी जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख भुवनेश्वर उड़ीसा से प्राप्त होता है। खारवेल इसी मतलब किस नहीं है, इसी वंश का प्रतापी राजा था। खारवेल जो बेसिकली जैन धर्म का अनुयायी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ियों में गुफा का निर्माण करवाया था। तो देखिए यहाँ से कितने क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। पहला कि चेदी राजवंश का वर्णन जो है हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। दूसरा, जिसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है उड़ीसा भुवनेश्वर में है। और तीसरा ये है कि खारवेल जो है ये किस नहीं है, इसी वंश का शासक है। खारवेल जो है इसी सबसे प्रतापी राजा था इसी वंश का। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी भी था और उसने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण करवाया था। तो देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। 5वां क्वेश्चन पूछा गया था, शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल निम्नलिखित में से क्या था? 130 से 150 ईसा पूर्व, 130 से 150 ईसा पूर्व। यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन जो है, क्वेश्चन जो है वो दो मतलब टाइपिंग मिस्टेक हो गया, 130 से 140 यहाँ पे लिखना था, लेकिन बट चलिए आगे बढ़ता हूँ। ईसा पूर्व है यहाँ पर ईसा है, सी है, देखिए यही कंफ्यूजन नहीं है, बिल्कुल सही है क्वेश्चन। 130 से 150 ईसा पूर्व है, बी है 130 से 150 ईसा है, सी है 152 से 172 है ईसा, और डी है 192 से लेके 201 ईसा। अब यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन आपको ऑप्शंस, 5 ऑप्शन, और सही कौन सा है? तो शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम का शासनकाल जो होता है वो 130 से 150 ईसा तक चलता है। गुजरात के बड़े भूभाग पर इसका शासन रहा था। रुद्रदामन प्रथम के द्वारा काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील जो मौर्य द्वारा निर्मित का जीर्णोद्धार इसके द्वारा कराया गया था। रुद्रदामन संस्कृत प्रेमी था जिसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पूर्व सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित होते हैं। तो इसका सही आंसर है 130 से 150 ईसा तक। अगला क्वेश्चन है 6वां क्वेश्चन, प्रथम संगम निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कराई गई थी? ठीक है, अगस्त्य, नक्की, तिरुवल्लुर, इलांगू किसकी संगत में कराई गई थी? तो इसका जो सही आंसर है 6वें का वो है आपका ऑप्शन ए, अगस्त्य। प्रथम संगम मदुरई में आयोजित किया गया था। मदुरई कमेंट करके बताइए किस राज्य में है, मदुरई जो है वो किस राज्य में पड़ता है? जिसकी अध्यक्षता जो किया गया था अगस्त्य के द्वारा किया था। इस संगम में देवता और महान संत शामिल थे।
इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। तो मान लीजिए क्वेश्चन अगर यही पूछ दे कि निम्नलिखित में से किसका साहित्यिक ग्रंथ किसका उल्लेख नहीं है, तो इस संगम का, ठीक है। तो याद रखिएगा प्रथम संगम में जिसकी अध्यक्षता अगस्त के द्वारा की गई थी, और इस संगम में देवता और महान संत शामिल थे, और इस संगम का कोई साहित्यिक ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। चलिए अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरा संगम की बात देख लो, एक्सप्लेनेशन ये भी बता दे रहा हूं कि दूसरा संगम कपाटपुरम में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ने ही की थी, और इस संगम का एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तुलकपियम ही उपलब्ध है। अगस्त का अर्थ एक वर्ग वंश के ऋषि श्रेणी से है। तीसरा संगम भी मदुरई में ही हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नक्की के द्वारा की गई थी, और इस संगम के अधिकांश ग्रंथ नष्ट हो गए थे। इनमें से कुछ सामग्री समूह ग्रंथों या महाकाव्यों के रूप में उपलब्ध है। इसको ध्यान से पढ़िएगा। चलिए 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि संगम काल में एनियर शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया गया था। एनियर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ऑप्शन ए दस्तकारों का एक वर्ग था, ऑप्शन बी लूटपाट करने वाली क्या जाति थी, ऑप्शन सी है शिकारियों की एक जाति, ऑप्शन डी सैनिकों की एक जाति, और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो संगम काल में एनियर शब्द का प्रयोग शिकारियों की एक जाति के लिए किया गया था, और मैं दावा करता हूं ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संगम काल में एनियर शब्द का, अब मैक्सिमम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो संगम काल में एनियर शब्द का प्रयोग शिकारियों की एक जाति के रूप में किया गया है, जबकि पुलैयन को दस्तकारों का एक वर्ग के रूप में चिन्हित किया गया है, जो रस्सी और पशुचारण की सहायता से चारपाई और खटाई बनाने का कार्य करते थे। मलबर जाति का संबंध जो था लूटपाट करने वाली एक जाति से किया गया था। इसको आराम से पढ़ लेना व्याख्या कि मलबर जो जाति का संबंध लूटपाट करने वाली जाति से किया गया, और इसके ऊपर संगम में एनियर शब्द का प्रयोग शिकारियों की जाति के रूप में किया गया। 8वां क्वेश्चन पे चलते हैं कि संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती थी। ऑप्शन ए वीरगल, ऑप्शन बी वीर प्रस्तर, ऑप्शन सी वीर नाडु, ऑप्शन डी वीर कलम। तो इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्यों? क्योंकि संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा वीरगल वीरप्रस्तर के नाम से जानी जाती है, यानी वीरगल वीरप्रस्तर दोनों हो गया। ए और बी जब दोनों हो जाता है तो आंसर इसका ई हो जाएगा, जिसकी पूजा अभी तक चली थी। प्राय युद्ध में वीर गति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में यह प्रस्ताव खड़े किए जाते थे, पत्थर वाला। 9वां क्वेश्चन था समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया गया था। दक्षिणावर्त के ऑप्शन ए है 9, 10, 11 और 12। तो इसका सही आंसर है 1 दर्जन, 1 डजन, 1 दर्जन मतलब 12। तो समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था, जो 335 साल पूर्व में गुप्त साम्राज्य की राजगद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया। क्वेश्चन में दक्षिणावर्त मैंने पूछा था तो 12 ही हो जाएंगे, और आर्यावर्त का अगर पूछता तो 9 हो जाते, टोटल 21 हो जाते। इसी कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। और अश्वमेधकर्ता, परम भागवत आदि की उपाधि इसके द्वारा धारित की गई। चंद्रगुप्त विष्णु का उपासक था और इसे कविराज भी कहा जाए। तो विष्णु का उपासक कौन था? चंद्रगुप्त साहब। इसे कविराज किसे कहा गया? इसी कहा गया है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा कि इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया, और इसी कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, जितना भी आपको ये बताया जा रहा है इसका पीडीएफ आप ऐप पर भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप वेबसाइट पर भी, युक्ति आईएएस के वेबसाइट जो है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उस पर भी जाके इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, जिनको सब्सक्रिप्शन लेना है वो जाके ऐप पर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे। देखो इतने बड़े बड़े नाम दिए गए हैं, कौन शामिल नहीं था? चंद्रगुप्त द्वितीय की बात की जा रही है तो वरुच्ची, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, ठीक है। तो इसका आंसर है ई, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में विद्वानों के नाम के समूह को 9 रत्न के रूप में जाना जाता था। इस समूह में कौन था? कालिदास साहब थे, धर्मंत्री थे, अमर सिंह थे, क्षणपड़क थे, वताल थे, भट्ट थे, शंकु थे, घटपक्कर थे, वारामिहिर और वरुचि जैसे विद्वान शामिल थे। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बेटा? ई आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सबका नाम दे दिया था इसमें। 11वां क्वेश्चन पूछा है कि गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिरों में कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। तो लक्ष्मण मंदिर कानपुर, दशावतार मंदिर देवगढ़, विष्णु मंदिर तिगवा,
शिव मंदिर, भूमरा, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो सभी लोग जानते हैं कि जो दशावतार मंदिर जो है, जो कि ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह ईंट द्वारा निर्मित मंदिर है। और लक्ष्मण मंदिर भीतर गांव कानपुर उत्तर प्रदेश में भी यह मंदिर बना है। तो जबकि ऑलरेडी ये सब चीजें दे दी गई हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई फॉर ई। ठीक है, याद रखना कि गुप्त काल के प्रसिद्ध मंदिरों में कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है, तो इसमें आपका हो जाएगा दशावतार मंदिर देवगढ़, ये ईंटा निर्मित है। और भीतर गांव जो है मंदिर जो है कानपुर वाला लक्ष्मण मंदिर, ये भी है। तो जाहिर सी बात है जब दो है तो ई हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन पे चलते हैं कि वाकाटक वंश का एकमात्र शासक जिसने सम्राट की उपाधि धारण की, उस शासक का नाम है प्रवरसेन प्रथम। वाकाटक राजवंश की स्थापना चूंकि 255 ईसा में बिंद शक्ति नामक व्यक्ति के द्वारा की गई थी, और बिंद शक्ति के बाद उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक बना, जो वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ भी कर आए थे। तो याद रखना वाकाटक वंश का एकमात्र शासक जिसने प्रवरसेन प्रथम। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है कि नर केसरी की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक के द्वारा धारण किया गया। नर केसरी ऑप्शन आपके पास नंदीवर्धन वर्मन द्वितीय, नरसिंह वर्मन प्रथम, विजयालय राजेश्वर। इसका सही आंसर है विजयालय। चोल शासक विजयालय नरकेसरी की उपाधि धारण की और शुंभ सुदनी देवी मंदिर का निर्माण करवाया। 9वीं शताब्दी में चोल वंश स्थापित हुआ। इस वंश का शासक विजयालय के द्वारा किया गया। चोल वंश की राजधानी क्या थी? तंजावुर या तंजोर था, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन है कि चोल शासकों में उर्द निम्नलिखित में से किस लोगों की समिति थी। 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर्वसाधारण वर्ग के लिए था कि ब्राह्मण वर्ग के लिए था, बुर्जुआ वर्ग के लिए था, दलित वर्ग के लिए था, इनमें से कोई नहीं है, सभी के लिए था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सर्वसाधारण वर्ग के लिए था। चोल साम्राज्य में उर्द निम्नलिखित में से किस लोगों की समिति थी? तो जो सर्वसाधारण लोग थे उन्हीं के लिए था। सर्वसाधारण लोगों की एक समिति थी, याद रखिएगा। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए फॉर एप्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी थेविनेट, ऑप्शन सी बारबोस, ऑप्शन डी नुनूच, ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फॉर बॉय। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख थेविनेट के द्वारा 17वीं शताब्दी में किया गया। एलोरा महाराष्ट्र के सह्याद्रीगंज में अजंता की गुफाओं से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। एलोरा में 34 गुफाओं का एक समूह है जिसमें 17 ब्राह्मणवादी, 12 बौद्ध, 5 जैन समुदायों से संबंधित हैं। अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास वघोरा नदी पर सह्याद्री पर्वतमाला में रॉक कट गुफाओं की एक श्रृंखला है। अजंता में कुल 29 गुफाएं, जिनमें से 25 का उपयोग विहार या आवासीय गुफाओं के रूप में किया गया था, जबकि 4 का उपयोग चैत्य या प्रार्थना कक्ष के रूप में किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम उल्लेख जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो थेविनेट के द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉय। ठीक है, तो ये 15 क्वेश्चन का पूरा सेट था। अगर किसी को भी इसका पीडीएफ चाहिए तो वो युक्ति आईएएस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे या ऐप पर जाके इसको डाउनलोड कर सकता है। अगर बहुत लोगों को समस्या ये होती है कि भैया ऐप कैसे इंस्टॉल करें, इंस्टॉल कैसे करें, तो सबसे पहले आपके मोबाइल में प्ले स्टोर होगा। ये तो सभी लोग जानते होंगे, एक मोबाइल में प्ले स्टोर होता है एंड्रॉयड में। प्ले स्टोर पे जैसे आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो जो सर्च बटन आता है उस सर्च बटन में आप जाइए और युक्ति आईएएस लिखिए। युक्ति आईएएस, YUKTI युक्ति और IAS। जब युक्ति आईएएस लिखेंगे तो आपको रेड कलर का लोगो ऐसे खुल के युक्ति आईएएस का आ जाएगा, जो शुरुआत में मैं बताया था। देखिए ये रेड कलर का जो लोगो है, देखिए ऐसे ही रेड कलर का देखिए लोगो आ जाएगा। अब करना क्या है कि जब रेड कलर का लोगो आएगा तो इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल जैसे कर लेंगे तो इंस्टॉल करेंगे तो उसमें पूछेगा कि रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उसके बाद आपको करना क्या है कि रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर्ड अपने आप को करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप यूजर हैं तो पूछेगा रजिस्टर्ड या लॉगिन, तो रजिस्टर्ड करना आपको। चूंकि अब रजिस्टर्ड करना है तो अपना नाम, जो आपका नाम होगा ABC जो भी नाम हो आपका, आप अपना मोबाइल नंबर, और मोबाइल में जाहिर सी बात है एक ईमेल आईडी कोई होता ही है तो वही ईमेल आईडी अपना डाल दीजिएगा ताकि आप रजिस्टर्ड रहेंगे। और उसके बाद पासवर्ड पूछे तो कुछ भी 1 2 3 समथिंग कुछ भी डाल दीजिए और आप उसको ओके कर दीजिए। तो आप क्या करेंगे, ऐप से जुड़ जाएंगे, युक्ति आईएएस के ऐप पे जुड़ जाएंगे। जो भी प्लान लेना हो, सब्सक्रिप्शन जो भी लेना हो, मान लीजिए 1 2 3 4 5 कुछ भी दिया हुआ, आपको 3 नंबर के प्लान को लेना है, वहां पे जाएंगे। जब मान लीजिए वहां पे अगर सपोज करिए बिहार पीसीएस पे आपको जाना है, आपको बिहार पीसीएस का पीटी का प्रीलिम्स का लेना है, आप वहां पे गए और वहां पे बाई का एक ऑप्शन आता है, बाई नाउ,
बाई करेंगे और जिस माध्यम से आपको पेमेंट करना उस माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही पेमेंट कर लेंगे, आप युक्ति IAS का जो भी कोर्स परचेज आपने किया है उसका टेस्ट आप लोग आराम से घर बैठे ही दे सकते हैं। BPSC की बात अगर मैं करूं तो 21 टेस्ट है, लगातार टेस्ट चल रहा है। जिनको भी लेना है या लूसेंट लेना है तो वहां पे सारी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं जो है वो पूरी सुविधाएं आपको उसी ऐप पर मिल जाएंगी। अगर कोई समस्या हो तो जो नंबर दिए गए उस नंबर पे आप लोग संपर्क भी कर सकते हैं। इसका भी कभी कल यूज कर लेना चाहिए। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, और जिनको इसका PDF चाहिए वो ऐप पर और वेबसाइट पर जाके उसका PDF डाउनलोड कर सकता है। टेस्ट दोनों माध्यम पे है, कितना आपने स्कोर किया ये भी आपको तुरंत पता चल जाएगा कि भैया 150 में हमारे 110 सही हो रहे हैं कि 115 सही हो रहे हैं कि 80 सही हो रहे हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, ऑल ऑफ यू। जय हिंद।